नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश भर में हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। ऐसे में कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लिस्ट से सैकड़ों कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के नाम हटा दिए गए हैं। इस फैसले ने देश भर के मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के सामने थोड़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर कैंसर स्पेशलिस्ट कम हो रहे हैं तो फिर ये वाकई में लोगों को चिंता का विषय लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक इसमें तर्क आ रहा है कि जो नए मानक आए हैं दरअसल ये बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो कहाँ से स्पेशलिटी की फेलोशिप ली हुई है या डिग्री ली हुई है ये मायने रखता है। इसीलिए कैंसर का इलाज सिर्फ सुपर स्पेशलिटी का हुनर रखने वाले डॉक्टर्स को ही दिया जाना चाहिए। ये इसके काउंटर में तर्क आए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और इलाज के विकल्प क्या इससे सीमित होंगे? खर्च बढ़ेगा? कैंसर के इलाज का क्या होगा? ऑन्कोलॉजिस्ट की वैसे ही कमी है, उनका क्या होगा? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस शो में डिस्कस करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। हर साल देश में कैंसर का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। भारत में हर साल करीब 15 लाख नए कैंसर मामले सामने आते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हर साल करीब 8,70,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इतने बड़े संकट के बीच इलाज की राह में अब एक नया और गंभीर सवाल खड़ा हो गया। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत देश के 300 से ज्यादा अनुभवी कैंसर विशेषज्ञों को इलाज से बाहर कर दिया गया। इन डॉक्टरों को इसलिए अपात्र माना गया क्योंकि उनके पास नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी डिग्री नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकांश विशेषज्ञों ने देश के प्रमुख कैंसर संस्थानों में 2 से 3 साल की फेलोशिप के जरिए कैंसर सर्जरी और इलाज की गहन ट्रेनिंग हासिल की है। एक समय ऐसा भी था जब ऑन्कोलॉजी में एंट्री करने का यही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उस दौर में DM और MCH जैसे औपचारिक कोर्स मौजूद ही नहीं थे। आज हालात ये हैं कि ये विशेषज्ञ दशकों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कई लोग विभाग प्रमुख रह चुके हैं, कई मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आज के DM और डॉक्टर NB डिग्रीधारी डॉक्टरों को ट्रेन किया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश पहले से ही कैंसर विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रहा है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। वहीं अमेरिका में हर 10 लाख लोगों पर 161 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। पूरे देश में कुल मिलाकर केवल करीब 4,000 ऑन्को सर्जन ही उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर 300 से ज्यादा प्रशिक्षित विशेषज्ञ PMJAY के तहत इलाज से बाहर किए जाते हैं तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा, खासतौर पर गैर महानगर और छोटे शहरों में जहां प्राइवेट इंश्योरेंस की पहुंच बेहद कम है और मरीज का इलाज PMJAY कवरेज पर ही निर्भर करता है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2025 तक PMJAY के तहत 68 लाख से ज्यादा कैंसर मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इन इलाजों पर सरकार करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ऐसे में अगर अस्पतालों में इलाज करने वाले डॉक्टर ही कम कर दिए जाएंगे तो मरीजों की कतार और लंबी हो जाएगी। यही नहीं, इलाज और देर से मिलेगा। डॉक्टरों का कहना है कि जहां पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट को ओरल कैंसर सर्जरी की अनुमति है, वहीं उन्नत फेलोशिप कर चुके जनरल सर्जन PMJAY के तहत अपात्र क्यों माने जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कुछ राज्यों डॉक्टरों के नाम PMJAY के पोर्टल से हटाए जा रहे हैं। कई निजी अस्पताल इन विशेषज्ञों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा गरीब और जरूरतमंद कैंसर मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच ये सिर्फ डिग्री और नियम की बहस नहीं है, ये सवाल इलाज की पहुंच का है, ये सवाल समय पर इलाज का है और सबसे बड़ा सवाल जिंदगी बचाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो ये तो इसको चिंता का जो विषय जिनको लगता है ये उनके नज़रिए से हो गया। दूसरी तरफ जो NMC PMJAY रूल्स के फेवर में जो तर्क आ रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं और वो भी काबिल गौर हैं। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। चिकित्सा क्षेत्र में एक समान मानकों पर पहले से जोर दिया जाता रहा है। अगर कोई बिना यूनिफॉर्म एक्रीडिएशन नहीं होगा तो उससे इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कठिन होगा, इसलिए ये ज़रूरी है ये रूल्स। दूसरा, सुपर स्पेशलिटी डिग्री यानी कि जो MCH या DM है वो एक कानूनी गारंटी देता है एक तरह से, जो मेडिकल माल प्रैक्टिस के मामलों में डिग्री ही जवाबदेही तय कर सकती है। तो इस तरह के जो इनके फेवर में हैं
वो आर्ग्यूमेंट्स भी आ रहे हैं। आज इसीलिए हम थोड़ा सा अलग अलग विशेषज्ञों की राय इसमें लेंगे। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे सर हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देशपांडे सर आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले सर, पूर्व सेक्रेटरी जनरल IMA के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लेले सर आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर अंशुमान कुमार, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए मैं आपसे कुछ बेसिक बातें समझना चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों के हवाले से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्या दरअसल सुपर स्पेशलिटी, MBBS, ये क्या पूरी हायरार्की है और कैसे एक आम सर्जन को एक मान्यता प्राप्त ऑन्कोलॉजिस्ट, क्या चीज़ें उनको अलग करती हैं? और फिर हमको थोड़ा समझाइए कि NMC और PMGY के जो नए रूल्स हैं ये क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अब देखिए, इस पैनल में 3 डॉक्टर्स हैं, तो हमारे लिए तो डे इन डे आउट की बात हो गई, लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए जानना जरूरी है कि डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन या डिग्री का मतलब क्या है, गुणवत्ता कैसे निर्धारित होती है। बेसिक डिग्री MBBS है जो हमें एक डॉक्टर बनाता है। उसके लिए एंट्री एग्जाम, जिसको आजकल नीट कहते हैं, पहले प्री मेडिकल कहा जाता था, वहां जाके फिर 5 साल की ट्रेनिंग। उसके बाद एग्जिट एग्जाम, मतलब पास करने के लिए डिग्री लेने के एग्जाम, परीक्षा से पास करना पड़ा, और फिर इंटर्नशिप। ये बेसिक के डॉक्टर बना दिया। उसके बाद 2 विधा मान सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि किसी को फिजिशियन बनना है तो उसको MD मेडिसिन करना होगा, किसी को सर्जन बनना है तो उसको MS ग्रुप में जाना होगा, मतलब सर्जिकल फील्ड में चला गया। इसके लिए फिर एग्जाम दें, एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें, किसी कॉलेज में ज्वाइन करें, 3 साल की फिर ये डिग्री करनी है। डिग्री के बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, फिर आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी। अब आप कहे जाएंगे स्पेशलिस्ट। उदाहरण के तौर पे MS सर्जरी करके आप स्पेशलिस्ट सर्जन बन गए। अब किसी को बनना है सुपर स्पेशलिस्ट। उदाहरण के तौर पे क्योंकि कैंसर की चर्चा हो रही है, तो MCH कैंसर सर्जरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिग्री होती है अभी भी। सारे कॉलेजेस में पहले तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम करके उनको सिलेक्ट करके कॉलेज भेजा गया। वहां पे एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है 3 साल की, जिसमें बंदे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के अंडर काम करते हैं, सीखते हैं। फिर इसका एग्जिट एग्जाम होता है 3 साल के बाद, तब जाके MCH सुपर स्पेशलिटी की डिग्री अवार्ड होती है। मोटे तौर पे ये मान लिया जाता है कि ये 3 साल की ट्रेनिंग के बाद, इतने एक्सपोजर के बाद और एग्जाम क्लियर करने के बाद, ये थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक रूप से ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस से अब ये डॉक्टर क्वालिफाइड है, इसको रजिस्ट्रेशन की डिग्री दी जाए और ये जाके प्रैक्टिस कर सकता है। ये तो तरीका हुआ एक कैंसर सर्जन की यात्रा के। अब इसमें इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके निकले, जो आमतौर पे प्राइवेट या कॉर्पोरेट अस्पताल ने चालू किया कि 6 महीने 3 महीने की फेलोशिप, ऑब्जर्वरशिप अवार्ड कर दिया, कुछ पैसे लिए उसके एवज में, और ये रातों रात एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयंभू कैंसर सर्जन या कैंसर फिजिशियन बन गए। इससे मशरूमिंग हुई और सच में क्वालिटी एश्योरेंस डाउन हुआ था, इसमें कोई दो मत नहीं है। एज पर MCI गाइडलाइन क्लॉज 8 में था, अभी NMC गाइडलाइन में भी है कि इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं सुपर स्पेशलिटी को। लेकिन फेलोशिप करने के बाद क्या मौका मिला कि ऑर्गन स्पेसिफिक आप ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हो गए, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हो गए, जबकि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में कैंसर सर्जरी की डिग्री कैंसर सर्जन बनाता था, विच फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये पूरा सिस्टम हुआ करता था, हायरार्किकल सिस्टम। ओके, तो आपने कहा कि दरअसल जो स्पेशलिटी के बाद या MD मेडिसिन या MS के बाद जो स्पेशल लिस्ट की डिग्री होती थी, उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी के लिए आपको 3 साल की रिगरस ट्रेनिंग करनी होती थी, उसका एक शॉर्टकट कुछ संस्थाओं ने या कॉर्पोरेट संस्थानों ने निकाला और फेलोशिप के नाम पर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बना दिया। इस बात से अब आपत्ति जाहिर की जा रही है और गवर्नमेंट का ये जो नया रूल है ये कहता है कि ऐसे लोग जिनके पास ये स्पेशलिटी है, जो फेलोशिप वाली स्पेशलिटी है, आपको अब कैंसर का इलाज नहीं किया जाना चाहिए। ये इस पर अब हमारे बाकी मेहमानों की क्या राय है, उनके पास भी चलते हैं। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे सर, आपके पास आ रहा हूँ। अब इसमें ऑन पेपर्स तो सर ऐसा लगता है कि वाकई में नए जो NMC PMGY रूल्स हैं उसके तहत वाकई में, जैसे बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया अभी डॉक्टर अंशुमान ने, बाय बुक तो यही कहता है कि जिनके पास लेगेसी और मान्यता प्राप्त डिग्रीज हैं या स्पेशलिटीज़ या सुपर स्पेशलिटी के डिग्रीज हैं, उन्हीं को ये काम दिया जाए। बट फिर इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि 20-20 साल जिनको प्रैक्टिस करते हुए हो गए, उनको आप
अगर आज के नए नियम थोपेंगे तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा, क्योंकि ये सारा का सारा फिर बनाम अनुभव बनाम डिग्री वाला आ जाएगा। 20 साल से कोई व्यक्ति अच्छे से इलाज कर रहा है लोगों का, उसको आप यकायक बाहर कर देंगे। कुछ लोग अपने अपने विभागों में HODs भी बन चुके हैं, जैसे मैं इंटरव्यूज पढ़ रहा था। तो आपका इस पर क्या टेक है सर? नमस्कार। देखिए, ये जो नया न्यूज़ आज जो हमने पढ़ा न्यूज़पेपर में, ये तो बहुत ही शॉकिंग जैसा लगा हमें, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी मेडिकल सिस्टम आज जो चल रही है कैंसर के मरीज़ों का इलाज करने के लिए, ये एक दृष्टि से एक लेवल पे आके थोड़ी एफिशिएंसी लेवल अभी अभी आ रही है इसमें। अपने देश में 15.5 लाख लोगों को कैंसर होता है, 140 करोड़ लोगों में से 15.5 लाख, और इसके 3 से 4 गुना ज़्यादा नंबर जो होते हैं वो कैंसर के मरीज़ जिनको हो चुका है, जो ट्रीटमेंट में चल रहे पिछले साल के, अगले साल के वगैरह। तो वैसे यानी 60 से 70 लाख मरीज़ इसमें ग्रस्त हो चुके हैं, और इनका इलाज जो है ना, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी स्पेशलिटी लगती है, सर्जरी में कहिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कहिए, रेडिएशन में कहिए, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगता है। एक्सपीरियंस के बाद जब एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पहले MBBS होता है, उसके बाद में MS होता है, उसके बाद में MCH या DNB होता है, उसके बाद में स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है। तो यानी करीब करीब 10 से 12 साल एजुकेशन के बाद ये कैंसर डॉक्टर बनता है, यानी 30 से 32 साल की उम्र में ये डॉक्टर बनेगा। अभी आपने शायद एक मेंशन किया कि ये उसका एक शॉर्टकट करने के लिए थोड़े लोग फेलोशिप करते हैं। ये शॉर्टकट करने के लिए नहीं है। अच्छा। देखिए, बात ऐसी है कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि अपने देश में जितने नंबर जो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, इसे बहुत बहुत कम नंबर अवेलेबल है। इसके लिए क्या होता है कि इनकी जो एडमिशन क्राइटेरिया रहती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है, हर एक आदमी इसमें एडमिशन नहीं पा सकता। इसके लिए लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है, टाटा हॉस्पिटल है, किडवाई इंस्टीट्यूट बैंगलोर है, अडयार इंस्टीट्यूट चेन्नई है, एम्स है दिल्ली में, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में फेलोशिप का प्रोग्राम कर लेते हैं, विच इज़ अप्रूव्ड। यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है उन्होंने अप्रूव किया हुआ प्रोग्राम्स होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे फेलोशिप कहा जाता है। यानी सिर्फ इनमें और जो MCH या DNB वाले लोगों में ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फाइनल एग्जाम नहीं होती, इनकी इवैल्यूएशन होता है और उनकी फेलोशिप की सर्टिफिकेट मिलती है, जिससे वो काबिल हो जाते हैं कि ये प्रैक्टिस करके शुरू करें। इसमें सिलेक्शन कैसे होता है सर? हॉस्पिटल में चले जाते हैं। यस सर। सर, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, नंबर 1, और क्या इसका एग्जिट एग्जाम होता है, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया? हर जगह नहीं होता है। जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में फेलोशिप आप डायरेक्टली एंट्री नहीं मिल सकती, जैसे कि आपने अप्लाई किया मिल गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और एग्जिट में इवैल्यूएशन होता है। उसमें हार्डकोर एग्जामिनेशन नहीं होती, लेकिन इवैल्यूएशन ज़रूर होता है। यानी इनका जो इवैल्यूएशन होता है, इनकी जो काबिलियत है वो असेस की जाती है, तो इसके लिए ये काबिल हो जाते हैं। आज देखिए, बात ऐसी है कि नेशनल कैंसर ग्रिड नाम की एक जो कोलैबोरेटिव संस्था है, जिसके मेंबर्स एक क्रॉस क्वेश्चन सर, इफ यू अलाउ मी सर, एक क्रॉस क्वेश्चन सर, इफ यू अलाउ मी सर, इसमें जो फेलोशिप है, वो फेलोशिप का करिकुलम कौन डिसाइड करता है? क्या वो संस्थान डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है? क्योंकि NMC की जो डिग्री है, ये सुपर स्पेशलिटी वाली, इसमें तो एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम हमने देखा है जो कि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली का पालन करती है, और जैसे मैंने बताया कि उसमें एग्जिट एग्जाम भी होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक कैंसर का इलाज करने जा रहे हैं, बड़ा गंभीर किस्म का ये रोग है। उसमें यदि फेलोशिप संस्थान विशिष्ट होगी तो थोड़ा सा बताइए सर, ये कौन करिकुलम डिसाइड करता है? इसका करिकुलम इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करता है, सीनियर डॉक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। जो टीचर्स है, एक्सपर्ट्स है, और जो MCH और DNB का एग्जामिनरशिप वगैरह करते हैं, वही ये प्रोग्राम डिसाइड कर लेते हैं, और ये यूनिवर्सिटी के कंसल्टेशन के साथ होता है। हालांकि कोई यूनिवर्सिटी ऑफिशियली फेलोशिप रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ये यहीं पर एक छोटा सा पेच है सर। मैं आपसे और थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर लेले के पास आना चाह रहा हूं क्विकली। सर, आपका ओपनिंग रिमार्क, आप इस पूरे आइडिया से, आप इसके पक्ष में, विपक्ष में, और आपका तर्क क्या है सर?
थैंक यू सर। मैं हमारे जो सीनियर ऑन्कोलॉजी के जो मतलब डॉक्टर रमाकांत देशपांडे तो हम कितने सालों से पहचानते हैं, मुंबई में रह चुके हैं और हमारे उनके अंडर हमने उनका लेक्चर भी सुना है काफी टाइम आईएमए में, और डॉक्टर अंशुमन गायकवाड़ जी, तो कुछ हद तक मैं इनके दोनों के साथ में सहमत हूँ। एक आपको मैं याद दिलाऊं, या शायद एक क्लॉज है, एमसीआई का क्लॉज है, जो एनएमसी में भी वो क्लॉज है। एमसीआई तो अथॉरिटी है 10A(b) और 23A(b) के तहत कोई भी कोर्स, फेलोशिप, डिग्री या कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा, उसका करिकुलम डिसाइड करना, कहाँ यूनिवर्सिटी या कहाँ अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, उसका पूरा मायना रखना ये एमसीआई डिसाइड करती थी पहले, अभी वो काम एनएमसी कर रही है। तो इसमें जो डॉक्टर देशपांडे ने जो बोला वो बराबर है, लेकिन उसके अंदर ये भी है कि जो फेलोशिप अगर अप्रूव्ड बाय एनएमसी हो या अप्रूव्ड बाय पहले एमसीआई था, जैसे पहले सुपर स्पेशलिटी की डिग्री ही नहीं थी, अगर आप 2000 के आसपास जाएंगे तो तभी कोई डीएम या एमसीएच नहीं थी, डीएम एमसीएच बाद में चालू हो गए। 2000 के पहले काफी जो डॉक्टर्स थे वो डीएम उनके पास नहीं थी, एमसीएच भी नहीं थी, और उसके बाद में, लेकिन अभी जो वो टाइम पे जो काम कर चुके हैं इतने सालों से, तो उनका रिकॉग्नाइज नहीं करना ये थोड़ा सा तकलीफ वाला होगा। और उसी के साथ में अगर एनएमसी जो रिकॉग्नाइज करती है फेलोशिप, करिकुलम, और वो हिसाब से अगर एग्जाम होता है, वो हिसाब से वाइवा या जो भी असेसमेंट होता है, तो वो फेलोशिप रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ऑल राइट सर, तो अब यहाँ पर डॉक्टर लेले की बात से समझने में यह आ रहा है कि एक तरफ से क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है, ये विवाद क्या दरअसल एनएमसी वर्सेस एनएचए के बीच में जो समन्वय की कमी है, क्या ये उस तरफ जा रहा है जिसकी सजा कुछ डॉक्टर्स स्वाभाविक रूप से और फिर अंततोगत्वा मरीज, या फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए और उसके लिए आपको स्पेसिफिक डिग्री कोड्स का होना बड़ा आवश्यक है, उसके लिए आपको एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस की तरह, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह मान्यता प्राप्त स्पेशलिस्ट्स को ही आपको अलाउ करना चाहिए। ये क्या ज़्यादा सटीक मसला है? छोटे से ब्रेक के बाद हम थोड़ा चर्चा को आगे ले जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान कुमार सर, अभी आपने सुना डॉक्टर देशपांडे को भी, डॉक्टर लेले सर को भी, और इसमें कुछ जो पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था में जो मरीज़ के नज़रिए से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि विशेषज्ञों को, अब आप फेलोशिप वाले विशेषज्ञों को या फिर एक्चुअल में जो एमसीएच जल वाले विशेषज्ञ हैं, उनको आप जिस भी रूप में, अगर आप उनकी संख्या को, तादाद को हटाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इशू आता है वेटिंग पीरियड का, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है कैंसर जैसे इलाज में। कैंसर टाइम सेंसिटिव इशू है सर, और अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स ऐसे हैं जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए, और हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह के कानून जब आते हैं तो एक ग्रैंड फादरिंग का प्रावधान भी होता है, जिसमें पुराने अनुभवी लोगों के लिए नियमों में छूट दी जाती है। इसमें ऐसा नहीं हुआ, उस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अंततोगत्वा कैंसर मरीजों को इलाज से महरूम कर रहे हैं या उनका इलाज डिले कर रहे हैं? डॉक्टर अंशुमान सर। जी डोभाल साहब, इसको क्लियर करते चले। हर जगह क्लॉज लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे एमसीएच ऑन्को सर्जरी 96 में पहली सीट बनी इंडिया में, तो उसके पहले के जो लोग कैंसर सर्जन हैं उनके लिए ऑलरेडी रिटर्न है कि 96 से पहले अगर आपने एमएस सर्जरी मतलब स्पेशलिस्ट बने हैं तो आपको नेसेसरी नहीं है टीचर बनने के लिए या ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्को सर्जन बनने के लिए कि एमसीएस की डिग्री आपके पास हो। ये छूट ऑलरेडी दी हुई है, एमसीआई के रेगुलेशन में था, एनएमसी में भी है। जो बात की बात आई, अगर मान लीजिए कि आपके पास डॉक्टर की कमी है, तो जिसके लिए, जैसे मैं बताऊं, जब मैंने एमसीएच क्वालिफाई किया था ऑल ओवर इंडिया 4 से 6 सीटें थी। आज सीटें बढ़ा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी सारी कर दी कैंसर सर्जरी में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। तो डॉक्टरों की संख्या, क्वालिफाइड डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, ट्रीटमेंट की गुणवत्ता को बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज करना, पूरे कंट्री में एक तरह से ट्रीटमेंट हो, और उसका सर्विलेंस एंड कंट्रोल करना, ये गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है उसके हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेटिंग लिस्ट बढ़े तो आप किसी को भी 6 महीने की डिग्री देके उसको कैंसर के इलाज के लिए आगे कर देंगे, गलत होगा। बट सर सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि डॉक्टर देशपांडे ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई थी।
अब टाटा मेमोरियल जैसे संस्थान जो कि इस देश में कैंसर के इलाज में बहुत अग्रणी, और सरकारी सिस्टम से जब व्यक्ति लाचार हो जाता है तो वो इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट के भरोसे पे रहता है जहां पर उसका इलाज बेहतर तरीके से हो पाए या उसका नंबर या जो भी आप कहें। इस तरह के बड़े बड़े संस्थान हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान हो चुके हैं, उनकी फेलोशिप पर या उनकी दी हुई स्पेशलिटी के फेलोशिप पर क्या हम अननेसेसरी शक करके पूरे मेडिकल सिस्टम में एक एक ट्रस्ट का डेफिसिट तो पैदा नहीं कर रहे हैं सर? कल के दिन मरीज पूछेंगे कि आप वो वाले हो, एमसीएच वाले ऑन्कोलॉजिस्ट हो या फेलोशिप वाले हो, मैं तो उसी से इलाज कराऊंगा, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आएगा सर? बिल्कुल। अब मैं बताऊं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की चर्चा हुई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एमसीएच की डिग्री बहुत बात शुरू हुई, तब तक वहां पे फेलोशिप या फॉर दैट पार्ट सीनियर रेजिडेंसी करके लोग ऑन्कोलॉजिस्ट बन रहे थे, वो मान्य है। दूसरा, डॉक्टर लेलन बहुत अच्छी बात कही कि एमसीआई अप्रूव्ड, मतलब जिसका करिकुलम एमसीआई ने डिसाइड किया हो, एंट्री एग्जाम हो रहा हो, एग्जिट एग्जाम हो रहा हो, अगर ऐसा हो रहा है तो फेलोशिप मान्य है, वो ऑलरेडी लिखा रहता है एमसीआई अप्रूव्ड। लेकिन मेजॉरिटी 90% प्लस जितने संस्थान है जो फेलोशिप दे रहे हैं उन पे कोई लगाम नहीं है, उनके ट्रेनिंग की गुणवत्ता का कोई आधार नहीं है, और न कोई डिफाइंड प्रोटोकॉल है, न एंट्री एग्जाम है, न एग्जिट एग्जाम है। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन सर। टाटा का हो, इन सब में बहुत क्लियर है। बिल्कुल, पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर देशपांडे, जैसे अंशुमान सर कह रहे हैं कि जो प्रीमियर संस्थान है, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, जिनकी फेलोशिप पर या वहां पर करिकुलम पे किसी को शक नहीं है, क्या सरकार को नहीं चाहिए एक फ्रेमवर्क बना करके उनको या तो मान्यता दी जाए या फिर उन संस्थानों को चिन्हित किया जाए जो 3-3 महीने 6-6 महीने की फेलोशिप दे करके सिर्फ क्योंकि डॉक्टर आपसे जुड़े हैं और कुछ पैसे आपको दे दें, या तो क्या उनको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आपको डिफरेंशिएट नहीं करना होगा? क्या एक बेहतर अप्रोच ये नहीं होगी सर? देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ आपको। जब मैंने ये पढ़ा तभी मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 एजेंसीज एक्चुअली इन्वॉल्व है। एक है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो आयुष्मान जो स्कीम है, पेशेंट की कैसी ट्रीटमेंट की जाती है, इसके लिए जो रूल्स बनाती है, क्वालिफिकेशंस बनाती है, वो एक एजेंसी है जो टॉप ऑफ द लाइन डायरेक्टली यानी हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी है। दूसरी साइड जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, वो मेडिकल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, इसके बारे में तय करती है। ये गवर्नमेंट की 2 टॉप इंस्टीट्यूशंस है और इनमें मुझे कुछ कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। मैंने यही सवाल उठाया था ब्रेक पर जाने से पहले कि क्या ये एनएमसी बनाम एनएचए के बीच में समन्वय की कमी का मुद्दा है सर? यस सर, प्लीज कंप्लीट सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद हो सकता है कि इसे प्लानिंग कमीशन को शायद इंटरफेयर करना पड़े, नीति आयोग को कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी है कि जैसा हमारा जो सजेशन है, एज सच बहुत डॉक्टरों की कमी है, तो ये फेलोशिप एक्सेप्ट करनी चाहिए। 2 साल वाला जो प्रोग्राम्स है, ये कोई भी यूनिवर्सिटी का अप्रूव्ड हो, मेजर कैंसर इंस्टीट्यूट्स का या टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो अप्रूव्ड उनका जो प्रोटोकॉल हो, उनका पोर्शन हो, उनके वे ऑफ टेस्टिंग हो, तो ये मानना चाहिए और उसके मुताबिक स्पेशलिटी का परमिशन दिया जाना चाहिए। यूएस में, अमेरिका में जो है, यू हैव 2 टाइप्स। एक है बोर्ड सर्टिफाइड और दूसरा है बोर्ड क्वालिफाइड। जैसे कि आपने फेलोशिप करी है, आपने ट्रेनिंग करी है, तो यू कैन प्रैक्टिस in that particular specialty। लेकिन अगर आपको कोई एकेडमिक पोजीशन लेनी है, आपको कोई पोजीशन डायरेक्टर के पोजीशन लेनी है, तो बोर्ड सर्टिफाइड यानी आपको एग्जामिनेशन पास करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, यही बुनियादी वो है जो एनएमसी और पीएमजेवाई के रूल्स हैं। ऐसा लगता है स्टैंडर्डाइजेशन और लीगल फ्रेमवर्क पे ज़्यादा केंद्रित है, और लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है। डॉक्टर ले फिर रास्ता क्या निकले? दूसरी तरफ इस सच्चाई को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भारत में ऑन्कोलॉजिस्ट की जो पहले से कमी है, ऐसे में अनुभवी डॉक्टर्स को, वेदर दे आर क्वालिफाइड एज पर एनएमसी पीएमजेवाई और नॉट, शायद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दबाव डालेगा। तो फिर बीच का रास्ता क्या है इसमें? और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने काउंसिल में काम किया है जी, तो काफी जगह पे ऐसा होता है कि कोई भी आपकी डिग्री हो, जो वो मेडिकल काउंसिल मतलब स्टेट काउंसिल हो या एनएमसी, जैसा हम लोग एनएमसी की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल काउंसिल स्टेट में रजिस्टर करना पड़ता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। जैसे आप एमबीबीएस हो गए, एमडी एमएस हो गए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो उनकी फेलोशिप जो है पर्टिकुलर ईयर्स का ट्रेनिंग हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ करिकुलम हो, और उनकी फेलोशिप अगर
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल हो या फॉर दैट एग्जांपल कोई भी स्टेट काउंसिल अगर वो एडिशनल क्वालिफिकेशन एज अ रजिस्टर कर सकती है, ये अगर हम लोग उनके पास में डिस्कस कर सकते हैं तो इसमें से काफी हद तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जो जिन्होंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिया है उनको अच्छी तरह का क्वालिफाइड प्रोग्राम जो उन्होंने अटेंड किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, उनका करिकुलम एनएमसी के तहत या एमसीआई के तहत अप्रूव्ड है, तो वो एक उन लोग को अप्रूव करने को देंगे तो वो हिसाब से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नो डाउट हमको ये भी नजर रखना चाहिए कि हमको कोई भी 2-3 महीने का या 6 महीने का ट्रेनिंग लेके जस्ट एक स्पेशलिस्ट डिग्री नहीं है वो, और वो स्पेशलिस्ट कहलाने के लिए उन लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये इसके अंदर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एब्सोल्युटली सर, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक पीएमजेवाई के तहत जो लोग इसके लाभ ले रहे हैं वो तो अटके रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगी कि साहब ये हमारी लिस्ट में डॉक्टर्स हैं नहीं, आप इनसे इलाज करा रहे हो तो फिर आपका क्लेम मिलेगा नहीं। सोचिए उन मरीजों का क्या होगा। इसलिए जो भी ये इशू है, एनएमसी बनाम एनएचए है या फिर ये ब्रिज कोर्स, एक्सपीरियंस बेस्ड सर्टिफिकेशन बनाम लेजिटिमेट कोर्सेज, जो भी ये इशू है, आप तीनों से बातचीत करने के बाद जो भी इसकी लेयर्स हैं, अब हम ये सरकार पर छोड़ते हैं कि वो क्या समाधान इसमें निकाले, लेकिन समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे सर, थैंक यू सर। डॉक्टर अंशुमान कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर जयेश लेले सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।